तो हाइड्रोस्फीयर यानी पानी से रिलेटेड आज आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो पहला सवाल आपके पास आ रहा है कौन सा, नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज मतलब अर्थ का सेंटर होता है ना, कोर जो होता है, वहां से सबसे नजदीक कौन सा होगा। ये सवाल अच्छा सवाल है, पीसीएस में ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो जरा बताओ फिर कौन सी जगह है इनमें से जो अर्थ के सेंटर से सबसे नजदीक होगा। अच्छा, यूपी पीसीएस के एग्जाम देके आए आप, तो वहां पर कैसा रहा आपका एग्जाम? उधर की बेहोशी, इधर जो बेहोशी थी वो बेहोशी वहां थी या थोड़ा सा दिमाग चला? एट द सी लेवल नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज, कौन सा होगा? ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर होगा। सेंटर का मतलब यहाँ इक्वेटर की बात नहीं कर रहा हूं, वो कह रहा है अर्थ का सेंटर, कोर पॉइंट, जो लगभग 6371 6371 किलोमीटर डेप्थ में होता है, वहां से सबसे नजदीक का पॉइंट कौन सा है? क्या इक्वेटर होता है? इक्वेटर मतलब उसका बाद आउटर सरफेस, या पोल्स होते हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न होता है। मतलब ये है, इसके अंदर जो सेंटर है वहां से सबसे नजदीक कौन होगा? ये इक्वेटर, या पोल, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा, कौन सा सबसे नियरेस्ट होगा? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। और जिस किसी को मैं कभी गुड मॉर्निंग ना भी कह पाऊं तो समझ लेना मेरे दिल से आवाज आ रही गुड मॉर्निंग की, ठीक है ना? कई बार भूला भी जाता है ना, दिमाग इधर ऑफ क्वेश्चन में होता है तो फिर एक्सप्लेन करने में होता है तो स्किप हो जाता है दिमाग से। अच्छा, ज्योग्राफी आई थी थोड़ी बहुत, ठीक है, आता रहता है। अगर आप रेगुलर कंटिन्यू रखते हो ना, कंटिन्यू रहते हो आप कहीं पर भी, चाहे पढ़ाई में, सेल्फ स्टडी में, और थोड़ा सा दिमाग यूज करते हो तो एग्जाम निकलता है, ऐसा नहीं है। आप लोग पढ़ते हो ना, पृथ्वी ध्रुवों पर पोल्स पे चपटी होती है, फ्लैट होती है, ये कितने लोग जानते हैं? जो अर्थ है वो पोल्स पे, ध्रुवों पर चपटी होती है। पृथ्वी गोल है, नॉर्मली हम ऐसा कहते हैं, लेकिन पोल्स पे थोड़ी चपटी है, फ्लैट है। मतलब ये हिस्सा थोड़ा सा फ्लैट है। अगर ये हिस्सा थोड़ा सा फ्लैट फ्लैट है, चपटी है, तो विषुवत रेखा ज्यादा दूर होगा कि पोल्स ज्यादा दूर होगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर पृथ्वी ऐसे है, एक तो ऐसे है गोल, लेकिन ध्रुवों पे चपटी है, तो चपटी है तो सेंटर से नजदीक कौन होगा? इक्वेटर होगा कि पोल होगा? ये दिमाग लगाओ। तो आप लोगों ने आंसर डी कैसे लगा दिया? इक्वेटर तो सबसे दूर होगा ना, इक्वेटर मतलब फैला हुआ है, पृथ्वी एक बाहर की ओर विषुवत रेखा पे फैली हुई है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर लगने वाला बल ज्यादा लगता है, उसकी चौड़ सबसे बड़ा वृत्त है बाहर को, तो सेंटर से नजदीक कैसे हो जाएगा वो ये बताओ। तो पहला आंसर आपने मतलब इसमें माइंड का यूज नहीं किया आपने, तो आंसर क्या होगा इसका? पोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल लिखा है तो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे सवाल कई बार लॉजिकल सवाल एग्जाम में आ जाते हैं जो पूर्व ज्ञान पे आधारित होते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल आगे बढ़ा जाए। दूसरा सवाल है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है यूपीएससी में। तो इसके लिए आपको गूगल का एक सर्च करना पड़ेगा बाद में कि जो पानी है पूरे अर्थ पे वो कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ पर है, रिवर्स पे कितना है, दलदल में कितना है, उसका आपको गूगल में मैप मिल जाएगा, इमेज में जाना आप। तो फिलहाल इसको हम कर लेते हैं। क्या ये कह रहा है कि पृथ्वी पर उपयोग के लिए उपलब्ध ताजे पानी की मात्रा कुल पाए गए पानी के 1% से भी कम है। मतलब जो फ्रेश वाटर है, जो हमारे लिए अवेलेबल है, जो हम पी सकते हैं, है ना, यानी जो हम यूज कर सकते हैं, वो कुल जल का 1% से भी कम है, ठीक है। ध्यान रखना, फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज कह रहा हूं। फ्रेश वाटर तो और भी है, लेकिन जो यूज करने के लिए अवेलेबल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि माउंट एवरेस्ट पे बर्फ जमी हो आप वहां से ले आओगे, ऐसा नहीं। दूसरा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल मीठे पानी में से 95% ध्रुवीय हिमनद में है। Of the total fresh water found on the planet Earth, 95% is bound in polar ice caps and glaciers. तो ये जितना भी फ्रेश वाटर है, ताजा पानी है, उस ताजे पानी का 95% पोल्स पे, ग्लेशियर्स पे है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं जरा दिमाग लगा के बताओ। ठीक है, आप लोगों ने आंसर ठीक दिया, कोई बात नहीं, गलत भी हो जाता है क्योंकि इस पे हम उम्मीद नहीं करते आपसे कि सही होगा, क्योंकि ये अलग टाइप का। देखो ऐसा है ना, जितना भी पानी है हमारे पास, जितना भी हमारे पास पानी है, लगभग
उसका 2.5%, कितना, लगभग टोटल पानी का 2.5% हमारे पास फ्रेश वाटर है। अब आप समझ सकते हो कैसा पानी है, फ्रेश वाटर। ठीक, इसका मतलब है जो सॉल्टी वाटर है जो ओशंस में और बाकी जगह पे है वो 97% से भी थोड़ा ज्यादा है, 97 है ना, अगर ये 2.5% ये है तो हमारे पास जितना भी फ्रेश वाटर है, इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं तो गूगल पे एक डायग्राम बना हुआ है ऐसे कॉलम वाला, वो सर्च कर लेना, जो चीज मैं कहूँ उसको सर्च मान लिया करो, कैसे लिखे ऐसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्थ, ऐसे करके आप लिखोगे तो गूगल में वो आ जाएगा, उसके हिसाब से देखना। अब एग्जैक्टली हमें भी याद नहीं है कितना परसेंट है, 2.5 2.6 नापा थोड़ी किसी ने परफेक्ट इतना ही होगा, तो लगभग आप कह सकते हो 2 से 2.5%, लगभग 2.5% फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 97 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो कैसा है, खारा पानी है, सलाइन वाटर है, तो वो तो समुद्र में होगा, है ना। ठीक है, अब इस फ्रेश वाटर का भी, इस फ्रेश वाटर का भी लगभग 1% पानी, कितना, 1% जो है इस टोटल फ्रेश वाटर का 1% पानी जो है आपको वो सरफेस वाटर के रूप में मिलता है, यानी जो किसके लिए आपके अवेलेबल है, आपके प्राप्त हो सकता है, जो आपको इजिली, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट लगभग, तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है पहला वाला। और ये जो कह रहा है कि 95% इज बाउंड इन पोलर केस, ये गलत है। 97%, 95 इतना नहीं है, इतना फ्रेश वाटर नहीं होता है, लगभग उसमें लिखा होगा आपका 65-68% जो है आपको आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में मिलेगा। कितना परसेंट, 95 की जगह 68% होना चाहिए लगभग, कहीं पर 66 भी लिखा वो भी चलेगा, ठीक है, तो 68%। अब जैसे लगभग 30% के आसपास आपको वहां मिल जाएगा, कहां, अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे भी तो पानी है जिसको हम निकालते रहते हैं, है ना, इतना ज्यादा उस पे नहीं है, किस पे, आइस कैप्स पे। तो मैंने क्या कहा, लगभग 2.5% के आसपास टोटल पानी जितना भी हमारे पास समुद्र में, जमीन के अंदर, बाहर, नदियों में, आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में, उसमें से सिर्फ कितना, 2.5% जो है फ्रेश वाटर है, ताजा जल है, और बाकी खारा पानी हो गया। अब ताजा जल जितना भी है, मान लो ताजा जल इतना है, उस ताजे जल का, पूरे ताजे जल का लगभग 1%, सिर्फ 1% ये है जिसको हम यूज कर सकते हैं लगभग, ठीक है। अब बाकी उस ताजे जल का बहुत सारा पानी आपको कहां मिलेगा, ग्लेशियर्स में मिलेगा, पोल्स में मिलेगा, वो 68% है, ना कि 95%, ठीक है। और बाकी जमीन के अंदर है ना, और बाकी दलदली भागों में है, कई जगह पे और जगह पे हो सकता है, नदियों में बह रहा है पानी, ठीक है ना। तो इसके लिए आप एक डायग्राम जरूर देख लेना, ऐसे कॉलम बने होंगे आपके गूगल पे, तो यहाँ पे रोज चल नहीं रहा है इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं दिखा लेता इसको। आगे बढ़े, तो जो चीज मैं बोलता हूँ ना उसको दिखा लेना करके, वो पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही खास एग्जाम क्वेश्चन है आपके यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आ सकता है ना। और दूसरा, ये जब आप मेंस में क्वेश्चन लिखते हो ना कभी कभी कि पानी की प्रॉब्लम है या पानी में पोल्यूशन है या पानी को कैसे बचाएं, तो वहां पर कुछ डेटा दिया करो कि विश्व में इतना इतना परसेंट पानी है, लेकिन उस पानी का भी सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा लगभग हम यूज कर सकते हैं, वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। हर जगह अवेलेबल होने का मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा पानी है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, तो इस वजह से जो प्रॉब्लम है वो और भी खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे सवाल जब आप लिखेंगे मेंस में विथ फैक्ट्स, फैक्ट्स देने बहुत जरूरी होते हैं। फैक्ट्स मतलब प्रूफ जिसको हम कहते हैं, वो प्रूफ अगर आप नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए पूरा याद होना चाहिए आपको, है ना, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, अब ईमानदारी से मुझे आंसर देना जितने भी लोग हैं, यस और नो करके, कितने लोगों ने ये लिखा कि सर्च गूगल, मतलब इस टाइप से कि गूगल सर्च करो कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन या अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पूरे अर्थ में कितना कितना है, इस टाइप का गूगल में सर्च करना है करके कितने लोगों ने लिखा अपने साइड में, कि मतलब कभी भी कर सकते हो उसका, कितने लोगों ने लिखा, यस और नो करके जवाब दो। यस है तो लिखा है, नो है तो नो लिखा है, और सभी लोग आंसर देना है इसका। ये अच्छी बात है कि आप लोग ईमानदारी से आंसर देते हो यस और नो करके। अब जो नो वाले हैं वो कल सुबह परसों तरसों जब भी आएगा ये चीज भूल जाएंगे वो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो इस चीज के नोट्स बनते हैं कि कहाँ पे पानी कितना कितना है, गूगल से सर्च करके। और हम लोग अगर ये ध्यान में रखेंगे कि हर चीज टीचर बताएगा तो फिर वही हो जाएगा ना,
तो ये इतना ही एक वो है, दिमाग में एक फालतू का है कि हर चीज टीचर से या कोचिंग से ही हम पास होंगे। ये उतना ही है कि मेरे माँ बाप हैं वही मेरी नौकरी लगवाएंगे। मतलब आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो फिर वो घर की खेती थोड़ी है कि वो वाला जमीन तुम ले लो या हम ले लें। तो जितनी फालतू की बात ये है कि मेरे पेरेंट्स मेरी नौकरी लगवा देंगे सरकारी अच्छी वाली, उतनी ही फालतू बात यह है कि कोई टीचर या कोचिंग आपको जॉब दिलवा देगा, जब तक आपके अंदर खुद से सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा। समझ में आई बात? इसलिए लिखा करो, मैंने कई बार कहा। और जितने न लिखने वाले हैं उनका फिर मैं हिसाब किताब करूंगा बाद में, ठीक है? सही तरीके से पढ़ो। आओ अगला सवाल। अच्छा, आधार रेखा है, डेटम लाइन, ये भी सवाल ठीक है, कभी कभी आ सकता है डेटम लाइन क्या होता है, ठीक है? अब इसमें आपको ये पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत आंसर नहीं आना चाहिए। बताओ तीसरे का कौन सा सवाल होगा ये? समुद्र तल तक एक क्षैतिज रेखा है जहां से ऊंचाई और गहराई नापी जाती है। मतलब एक रेखा जहां से हम डेटम प्लेन हाइट और डेप्थ को हम नापते हैं। दूसरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेट, प्राथमिक और द्वितीय से। तीसरा इंटरनेशनल डेट लाइन है, एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा से गुजरती है। डेटम लाइन क्या होगा ये बताओ? डेटम लाइन का अर्थ क्या है, कैसे पता चलेगा बताओ? किसी ने सुना है? तो इसमें इस सवाल में आपका एक और टेस्ट होने वाला है। और हमेशा ध्यान दिया करो, मेरी क्लास में मैं आपका ये खोपड़ी है ना, ये आपकी दिमाग है। तो दिमाग क्या होते हैं, जब आप इसको यूज करते हो तब ये ज्यादा डेवलप होते हैं, यूज नहीं करोगे तो डेवलप नहीं होगा। मतलब जैसे कोई बंदा कंप्यूटर नहीं जानता है, स्टार्टिंग में तो कोई भी कोई चीज नहीं जानता है, लेकिन बाद में कंप्यूटर जानता है ना। क्यों जानता है? क्योंकि वो दिमाग खुलता है उसका। तो वही चीज पढ़ाई में भी है। तो मेरा काम है या किसी भी टीचर का काम है कि आपके दिमाग को खोला जाए थोड़ा सा। तो इसके लिए जब आप खोलने की कोशिश करोगे तभी ये खुलेगा। आप चाहो तो अपने दिमाग को कभी भी नहीं खोल सकते हो, जैसे रिजिड बना दो उसको, कहो कि हम बहुत ज्यादा सम्मानित हैं, इज्जतदार हैं, हम ऐसी बात स्वीकार ही नहीं कर सकते, तो भी वो दिमाग खुलते भी नहीं। जैसे पुराने बूढ़े खुसट नहीं हो जाते कई लोग जो पुरानी घटिया परंपराओं को, ट्रेडिशंस को भी अभी भी मानते चले आ रहे हैं, तो उनके दिमाग खुलते ही नहीं है। वो कहते हैं हमारी संस्कृति है, कल्चर है, परंपरा। अरे कुछ ना है, वो तुम्हारा एक फिजूल का, मैं बुरी चीजों के लिए कह रहा हूँ, एक बन गया है दिमाग में, बस वही चीज है। इसलिए आप हो, इसको खोलना है। तो इसमें आंसर दो आप पहले। आंसर कौन सा होगा? ये आ गया आंसर। गलत आंसर नहीं देना होता है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो आप इसमें से कोई भी आंसर दो, लेकिन इंटरनेशनल डेटलाइन कैसे आंसर आ सकता है ये बताओ? इंटरनेशनल डेटलाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे हम कहते हैं, कभी आपने सुना कि इंटरनेशनल डेटलाइन 180 डिग्री, इसको डेटम लाइन कहते हैं? ये आंसर नहीं देना था, बोले आप कोई भी आंसर दे देते। डी भी दिया कि किसी ने? डी आंसर भी नहीं देना था। आपने कभी सुना कि जो इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो है उसको डेटम लाइन कहते हैं? कभी सुना आज तक आपने? इतने सारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने पढ़ा, मैंने खुद आपको पढ़ाया था। ये जब नहीं सुना है तो कैसे हो जाएगा ये? तो पहली बात तो जो आपको नहीं पता है तो वो आंसर क्यों दिया? बाकी आप कुछ भी दे दो। प्राइमरी और सेकेंडरी डेट क्या होता है ये कभी सुना आपने? नहीं सुना। तो इसमें एक सवाल आता है, आई डोंट नो। चलो ठीक है, वो उसकी दिक्कत नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जब ये आपको पता है दोनों चीजें और मैंने पढ़ाई हुई है, तो फिर इसका आंसर का मतलब ही नहीं होता। आंसर इज हाँ। तो इसमें दिमाग कैसे खोलना है, इसमें गलती नहीं है आपकी, इसमें नॉलेज की गलती नहीं है। इसमें यह है कि अपने आप पे थोड़ा सा सवाल करने में भरोसा रखा करो। भरोसा मतलब यार ये तो मैं जानता हूं, इंटरनेशनल डेटलाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तो मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक कि डेटम लाइन भी इसको बोलते हैं। तो फिर जब सुना ही नहीं है तो अचानक से कहां से आ जाएगा, जबकि बाकी 3 ऑप्शन भी तो उसके साथ। आप इधर की ओर कैसे झुक गए या इसकी ओर कैसे झुक गए? ठीक है, तो इंटरनेशनल ये डेटम लाइन क्या है? जैसे सी लेवल होता है ना अपना, ये यहां से ये सी लेवल है, तो सी लेवल को हम क्या मानते हैं? 0। तो इससे कुछ हाइट होती है, कुछ डेप्थ होती है। तो एक क्षैतिज रेखा, समुद्र तल पर एक क्षैतिज रेखा है जहां से हम ऊंचाई और गहराई को नापते हैं। इसको आप बिल्कुल याद कर लो, डेटम लाइन। इसका नोट्स बना लो आप, डेटम लाइन। ठीक, ऐसे गूगल भी सर्च कर सकते हो। इज राइट आंसर। तो समझो, तो अब आप
देखो सीखते क्या हो, दो चीजें सीखो। एक तो ये सीखो कि डेटम लाइन क्या है, ये तो सीखना ही है। दूसरा ये सीखो कि गलत आंसर देने से बचा कैसे जाए, कैसे हम ना आते हुए सवाल भी कर सकते। देखो एक चीज ध्यान दो, आप जब भी आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे, मान लो आपने 60 क्वेश्चन सही किए या 50 लगा लो, 60 लगा लो, चलो एक एवरेज ले लेते। अगर आपने कहा कि मेरे 60 सही है, आपके या किसी के भी होंगे, तो ऐसा नहीं है कि 60 के 60 क्वेश्चन आपके तब सही होंगे जब आपने पूरा 100% श्योरिटी हो आपके दिमाग में कि यही होगा। मतलब आपके दिमाग में चल रहा, अरे भाई मैंने तो किताब में पढ़ा था यही ए ऑप्शन है इसका। ऐसा नहीं होगा। आधे सवाल ही होंगे कम से ज्यादातर कि जिसमें आप फुली कॉन्फिडेंट में होगे कि हाँ ये सही है। बाकी सवाल 50-50 पे चलते हैं, 60-40 रेशियो पे चलते हैं। यार ये हो भी सकता है, सही नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं नहीं नहीं यही होना चाहिए, बाकी तो हमें आते ही नहीं। तो उस आधार पे हम निशाना लगाते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि नहीं भाई यार इसमें तो ये तो पढ़ा है मैंने, ये तो था ही नहीं, ये भी नहीं जैसा है, ये कहाँ होता है ऐसा, ये तो बेकार जैसा लग रहा है ऑप्शन, यही होना चाहिए वैसे। इस आधार पे जब आप क्वेश्चन लगाओगे तब जाके सिलेक्शन होता है। और आपका ही नहीं, किसी का भी, जो उस साल का टॉपर भी होगा वो भी ये नहीं कहेगा कि मुझे सारे सवाल विथ एक्सप्लेनेशन और ऑल द ऑप्शंस को जानते हुए आते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो एलिमिनेट करना सीखो। एलिमिनेट मतलब ये तो हो नहीं सकता कि ये तो हो सकता है, और आंसर लगाओ कौन सा नियरेस्ट, कौन सा है सही, कौन सा ज्यादा अच्छा, ऐसे आंसर लगाओगे आप। तो इस टाइप से अगर आप आंसर लगाओगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। टेलीग्राफ पठार, कोकोवा रिज, वॉल्विस रिज, ये समुद्र में ना कुछ पठारी हिस्से होते हैं जो रिज होता है। रिज मतलब कटक कहते हैं उसको, बताऊंगा मैं बाद में। अभी अगुलहास बेसिन, ये कौन कौन से महासागरों में है, इस पे आपको ठप्पा लगाना है। तो बताओ फिर। अब ये सवाल अगर आपको नहीं भी आता है तब भी कोई बात नहीं, ठीक, फिर भी आप मार दो। आप क्या मारना चाहते हो उस पर, ठप्पा क्या लगाना चाहते हो, ये थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आएगा तब भी हम बात कर सकते हैं। देखो इसमें मैं बता देता हूं आपको, ये जो टेलीग्राफ पठार है ये हिंद महासागर में नहीं होके अटलांटिक ओशन में है। किसमें है ये, अटलांटिक में। तो ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी कोको कटक, वॉल्विस कटक, अगुलहास बेसिन, अगुलहास एक करंट भी बताई थी मैंने मेडागास्कर के पास, गर्म जलधारा है ना, तो उसमें। तो इसको आप अगर सर्च मारोगे कि ये वाला, या एटलस में अगर आप देखोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, टेलीग्राफ पठार जो अटलांटिक ओशन में। अब यहां पर एक वर्ड आया रिज। रिज का मतलब क्या होता है, RIDZE, इसको कटक कहते हैं। देखो होता क्या है, समुद्र है ना, मान लो दो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर जा रही हो। जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर जाती हैं, डाइवर्जेंस होता है, तो नीचे से क्या आता है, मैग्मा ऊपर आता है। तो जैसे ही नीचे से ऊपर मैग्मा आएगा तो एक दरार से लंबे उसमें, तो वो ऊंचा ऊंचा बना देगा ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब एक प्लेट ये है, एक मैंने पढ़ाया हुआ आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में, फिर से बता देता हूं। अब ये प्लेट इधर को जा रही, ये प्लेट इधर को जा रही, डाइवर्जेंस हो रहा है, और ये यहां से मैग्मा बाहर आ गया। तो ये धीरे धीरे एक इस टाइप से ऊंचा ऊंचा लावा से एक पठार, या सॉरी एक पर्वत जैसा बन जाएगा, लंबी एक रिज जैसी बन जाएगी। उसी को रिज कहा जाता है। तो अलग अलग नाम से अलग अलग रिज है, अलग अलग डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स में। अगर आप देखोगे तो कहीं पर आपको कोकोस मिलेगा, कहीं 90 डिग्री ईस्ट मिलेगा, अलग अलग रिज के नाम मिलेंगे, कहीं मिड अटलांटिक मिलेगा, उसका अलग पार्ट है वॉल्विस रिज, ऐसे। बेसिन मतलब गहरा हिस्सा, बेसिन का मतलब होता है कटोरा। अगर ये है, ये बेसिन है। रिज मतलब उल्टा, रिज मतलब कटक। जैसे आपने फिल्म देखी होगी जिसका नाम था तारे जमी पे, उसमें बाल थे ना ऐसे, तो मेरे उसमें तो आपको फील नहीं होगा ज्यादा, ये इस टाइप से। या कहीं पर रेलवे ट्रैक होता है, इस साइड भी मान लो कोई सेटलमेंट है, बस्ती है, इस साइड भी है, तो बीच का हिस्सा ऊंचा ऊंचा होता है ऐसे। तो आप देखते हो ट्रेन जा रही थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा, मैं प्लेन एरिया की बात कर रहा हूँ, उसको भी हम रिज कहते हैं। तो रिज का मतलब थोड़ा सा अगल बगल से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा। अब ये ऊंचा क्यों उठा, क्योंकि नीचे से लावा आया। मैं ओशन की बात कर रहा हूँ, जमीन की बात नहीं, जमीन में तो हमने खुद ही बनाया, या वो जमीन से हो सकता है। तो नॉर्मली रिज यूज किया जाता है जस्ट लाइक ए माउंटेन या एलिवेटेड लैंड सरफेस, ऊंचा उठा हुआ हिस्सा। ठीक, तो इसका आंसर है ए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
90 डिग्री ईस्ट रिज कहां पर है? ये सवाल पूछा गया एक आध बार, अब एग्जाम का मुझे याद नहीं आ रहा, या तो यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये, या फिर यूपीएससी में पूछा गया। और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं कि कौन सा कहां पर है, ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है आपके एग्जाम में। तो बताओ फिर 90 डिग्री ईस्ट रिज, 90 डिग्री, अगर इसमें आप दिमाग लगाओगे ना, पहला ये सवाल अच्छे हैं, इसमें एक ये बताओ मुझे, एक दोबारा कमेंट करके बताओ, 90 डिग्री ईस्ट, जब भी हम ग्लोब में ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं, 90 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट या 40 डिग्री वेस्ट, तो ये लॉन्गिट्यूड है कि लैटिट्यूड है? ये अक्षांश है कि देशांतर है? अगर ये देशांतर है तो इट इज लॉन्गिट्यूड, और अगर ये लैटिट्यूड है, अक्षांश है, तो ये लैटिट्यूड। तो पहले तो बताओ कि लॉन्गिट्यूड है कि लैटिट्यूड है, फटाफट टाइप करो। 90 डिग्री ईस्ट इज लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड? 90 डिग्री ईस्ट या 90 डिग्री वेस्ट, कोई भी चीज ईस्ट या वेस्ट में होती है तो वो लॉन्गिट्यूड होती कि लैटिट्यूड होती? पहला तो ये सवाल आपके पास है। लैटिट्यूड, बलराम साहब कह रहे हैं कि लैटिट्यूड। नाम तुम्हारा बहुत बढ़िया है भाई, बलराम, कृष्ण बलराम। लॉन्गिट्यूड भी कहा जा रहा है यहाँ पे, गुड, भावना का आंसर है। देखो अब मैंने क्यों पूछा पता तुमको, मेरे अंदर भी एक खुजली है, मेरे अंदर खुजली ये है, फिर आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, रेगुलर हो कि नहीं हो। यार ये सवाल बहुत इजी है, जब भी हम चीजों को ऐसे लेते हैं मैप में, ये हमने कहा 0 डिग्री, इधर से इधर को ईस्ट होगा, इधर से इधर को क्या होगा, वेस्ट। तो मेरे सामने कोई ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये लॉन्गिट्यूड होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मैंने कितनी बार कहा है, लैटिट्यूड्स लेटे हुए होते हैं, लेटिट्यूड्स लेटना, लॉन्गिट्यूड लंबे में, लंबाई में जो होगा वो लॉन्गिट्यूड होगा, देशांतर जिसे कहते हैं। लेटे हुए जो लेटा होगा इंसान, या तो ऊपर लेटा होगा या नीचे होगा। ऊपर है मतलब समझने के लिए नॉर्थ, नीचे है तो साउथ। ग्लोब में अगर कोई ये 0 डिग्री है, यहां से ऊपर कोई है तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स होंगे, और ऐसे लेटे होंगे तो साउथ लैटिट्यूड होंगे। तो नॉर्थ और साउथ में ट्रेन के बर्थ में जाते हो तो बर्थ क्या कहते हो आप, एक ऊपर एक नीचे बोलते हो ना, अपर बर्थ लोअर बर्थ, ये ऐसे कहते हो। साइड में खिसकी भी बर्थ है, साइड बर्थ तो ठीक है, अब साइड के साइड में थोड़ी बनाई जाती हो। तो लॉन्गिट्यूड्स लंबाई में होते हैं ऐसे, तो ये लॉन्गिट्यूड नहीं होगा, मैंने इसीलिए पूछा आपसे। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। अब जिसने भी लैटिट्यूड आंसर दिया है ईमानदारी से बताओ, तुम लोग बेहोश क्यों हो जाते हो? बेहोश मतलब मैं इस चैनल में देखता भी हूं आपको, तो आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो ढंग से? हैं? पढ़ाई किया करो ढंग से, यही काम आएगा जिंदगी में, बता रहा हूं मैं। अब फिर भूल जाएंगे हम ऐसे कि ये मैंने सारा बताया हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं ये लॉन्गिट्यूड से। अब 90 डिग्री ईस्ट कह रहा हूं, अब हम लोगों को समझो, तो ये तो लॉन्गिट्यूड है। अब 90 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा होगी, लॉन्गिट्यूड होगा। तो 90 डिग्री ईस्ट कहां मिलेगा? फिर से आंसर दो। इस सवाल को आप समझ गए होंगे, ये पूरा अर्थ है आपके पास। ये तो मैप के हिसाब से 0 डिग्री है, दाएं हाथ की ओर ईस्ट होता है, बाईं हाथ की ओर वेस्ट होता है, 0 से लेके 180, 0 से लेके 180। अब वो 90 डिग्री ईस्ट कह रहा है, तो 90 डिग्री ईस्ट कहीं यहां होगा लॉन्गिट्यूड। तो उस 90 डिग्री ईस्ट में ही के नाम से ही कहीं पर एक रिज होगा। रिज मतलब वही ज्वालामुखी आया होगा नीचे से, प्लेटें एक दूसरे दूर गई होंगी और एक रिज बन गया होगा। तो वो कहां होना चाहिए, किस महासागर में होना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिकल सवाल है, कोई बात नहीं। में ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, कुछ कुछ सवाल में ज्यादा टाइम लगता है। या फिर आप ये ग्लोब ले लो, ये बीच में 0 डिग्री है, तो 90 डिग्री ईस्ट हमेशा कहां होगा, ईस्ट में होगा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर किस महासागर में पड़ेगा, ये है सवाल। एक ही बात है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर किस महासागर में पड़ेगा, वो भी एक ही बात है, किस ओशन में पड़ेगा। और जहां पर 90 डिग्री ईस्ट पड़ेगा वहीं पर वो रिज होगा, उसी के नाम से होगा। तो बताओ किस में होना चाहिए? ये सवाल आप लॉजिकल तरीके से सही कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका आंसर गलत है, जैसे आपने बी आंसर दिया, आपने सी आंसर दिए, डी दिया, आपके आंसर पहले जो दिए हैं वो भी सही हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन फिर से एक बार दोबारा से आंसर दो विथ लॉजिकल वे। क्या होगा ये बताओ, कौन सा होगा? 90 डिग्री ईस्ट कौन सा होगा? आंसर सभी लोग दें। देखो फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, अब जो जिसका नाम होता है ना वही बदनाम होता है, मतलब उसी को आप फेवर भी करते हो, उसी को आप क्रिटिसाइज भी करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी पूरी दुनिया जानती है, भगत सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विपक्ष के नेता, जो नेता है उसके कुछ लोग फॉलो करेंगे, कुछ लोग उसके
खिलाफ भी होंगे। घर में बैठे रहो आराम से, कोई भी आपकी आलोचना नहीं करेगा, लेकिन क्या उखाड़ लोगे? बात वही है ना। इसलिए वो जो सो कॉल्ड इज्जत वाली बात है ना, उसको थोड़ा सा दिमाग से हटाओ। पांचवा का बी, हाँ, ये बहती गंगा में हाथ धोया क्या? यस सर, इंडियन ओशन होगा सर, ये बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा भाई, इसने कॉन्फिडेंस से आंसर दिया है। तो पहले भी आपने कई लोगों ने बी आंसर दिया था, इसमें अच्छी बात है। जैसे हाँ, इसमें भावना का आंसर बड़ा सही था, उसने कॉन्फिडेंस से लॉन्गिट्यूड और ये कहा, मतलब आज अकल ठीक ठाक चल रही है, काफी दिनों से हम इस प्रयास में थे, चलो अच्छी बात है, गुड। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, 90 डिग्री ईस्ट भारत कहाँ है? भारत को जब हम देखते हैं तो आप कहते हो ना कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक आता है भारत पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत कहाँ होगा? अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो इंडिया यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? 90 डिग्री ईस्ट भारत के आसपास है ये, तो बे ऑफ बंगाल के आसपास आपको यहाँ पर 90 डिग्री ईस्ट कटक मिलेगा। तो ऐसे लॉजिकल सवाल होते हैं, इसमें याद थोड़ी करना है कि 90 डिग्री ईस्ट वहां पे है, 45 डिग्री वेस्ट वहां पे है, वो याद करने लगा है कि ये इंडियन ओशन में है, ये वहां पे नहीं। ये लॉजिकल सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। एक बार यस करके या नो करके मुझे वो बताओ, सबके समझ में आ गया ना? ऑल इज क्लियर? ज्योग्राफी एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है यार, इसको आप लॉजिकल तरीके से पढ़ो, कंसेप्ट वाइज। ये बाकी सब्जेक्ट जैसा थोड़ी है कि हर चीज में रटना पड़ रहा है, क्या आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, 26 में क्या लिखा है, फिर 32 में कुछ अलग ही लिखा हुआ है, या हिस्ट्री में इसमें ये लिखा हुआ है, उसने उसको ये कर दिया। हालांकि वहां भी लॉजिक लगता है, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा लॉजिक लगता है, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, लेकिन ज्योग्राफी उनसे भी थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल सवाल है। ठीक है, तो जो लोगों ने आंसर ये वाला गलत दिया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला, और जिनने पहले से पढ़ा था, वो लोग थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, थोड़ा सा सीरियस हो जाए। नौकरी अगर लग जाएगी ना कहीं भी, तो फिर मजा ही मजा है, समझो बात को। अब ये सवाल बताओ आप, अब ये सही सवाल है, इसमें आपको एक ऑप्शन आना चाहिए, दूसरा नहीं भी आएगा तब भी चलेगा। मतलब जो लॉजिकल सवाल है जिसको आप दिमाग से कर सकते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। उत्तरी अमेरिका में मृत सागर में प्रति लीटर पानी में 300 ग्राम 40 ग्राम लवणता होती है। कह रहा है कि डेड सी जो कि उत्तरी अमेरिका में है, उसमें 1 लीटर पानी में 340 ग्राम लवण घुले होते हैं। क्या ये सही बात है? दूसरा है, तैराक इसमें तैर सकते हैं क्योंकि नमक की बढ़ी हुई मात्रा इसे घना बना देती है। ये कह रहा है कि इसमें तैरना आसान होता है क्योंकि नमक ज्यादा होता है। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आप लगा सकते हो वैसे अपने हिसाब से। अगर पानी में लवणता ज्यादा होगी, नमकीन ज्यादा होगा, तो ज्यादा डेंस होगा, तो उसमें तैरना क्या आसान होगा? ये बात तो सही है ना, इसमें क्या गलती है भाई? ये तो सही आंसर है। अगर वो कहते हैं कि अपने इसके बराबर पानी की कील डूब जाती है, जहाज नहीं डूबता है, जितना ज्यादा डेंस होगा पानी उसमें उतना ही तैरना आसान होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या गड़बड़ है भाई? आंसर 2 इज करेक्ट। दूसरा तो सही है, नहीं दूसरा सही है। इसको गलत, जो लोग इसको गलत ठहरा रहे हैं वो किस मुंह से कह रहे हैं वो गलत होगा? और दूसरा, डेड सी कहां है? क्या डेड सी उत्तरी अमेरिका में? ये सवाल आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। डेड सी यानी मृत सागर, क्या ये डेथ वैली है वहां पे? ध्यान रखना, मृत घाटी कैलिफोर्निया यूएस में है। हम डेड सी की बात करें, डेथ नहीं, डेड सी, मृत सागर। ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, मतलब एशिया में, मेडिटेरियन सी से लगता हुआ इलाका है इजराइल, भूमध्य सागर के बगल में ये। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेड सी मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो डेड सी है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया कि ये उत्तरी अमेरिका में है, ऐसा नहीं है। दूसरा, इसकी लवणता इतनी नहीं होती है, 300 से नीचे होती है, वो भी गलत आंसर है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। तो पहला छोड़ो, वो एक याद था तो तब ठीक है, लेकिन इसको गलत नहीं करना चाहिए था आपको। तो आंसर इज बी। आगे बढ़ा जाए। अब लवणता से संबंधित सवाल है। कह रहा है कि जो सैलिनिटी होती है वो 1000 ग्राम पानी में मौजूद ग्राम में नमक की मात्रा होती है। क्या ये बात सही है? दूसरा, महासागरों की औसत लवणता ये 15 है, उधर लिखा हुआ साफ साफ, इसमें कट गया, 15 भाग प्रति 1000 होता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? 7th नंबर है आपका एक।
7वां सवाल, रोहन भी आ चुके हैं हमारे पास। खुश रहो भाई, खुश रहो, एंजॉय। नहाना धोना चलना नहीं चल रहा आप लोगों का आजकल, या लवणता के इंतजार में हो आप भी? कि ठंडा बढ़ गया? कल कोई था एक, वो पता नहीं कौन था लड़का, वो कह रहा था कि मैं अब सीधे मकर संक्रांति में ही नहाऊंगा। देखो ये वाले क्वेश्चन भी मैंने बताए थे आपको, तो जो भी है, देखो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स, बिल्कुल सही बात है ये। जैसे देखो होता क्या है, ये हमने मान लो समुद्र का पानी लिया, ठीक, और समुद्र का कितना पानी लिया हमने, सी का हमने लिया, इसमें पानी डाला हमने 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम हमने पानी डाला, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम हमने पानी डाला। क्लियर हो गया? अब हमें पता चलता है कि इस 1000 ग्राम पानी में कुछ सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, इसमें सोडियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जो भी है। हमने ये सॉल्ट, इसमें पता चला कि हमें इसमें क्या है, ये सॉल्ट है, मतलब नमक है, और उसकी मात्रा मान लो 30 ग्राम है। कितना ग्राम है? 30 ग्राम, 30 ग्राम सॉल्ट है। तो हम कहेंगे इस पूरे पानी की जो लवणता है, सैलिनिटी ऑफ दिस वाटर, हम कहेंगे 30 ग्राम पर 1000 ग्राम, यानी 30 ग्राम नमक 1000 ग्राम पानी में। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लवणता 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा है, मतलब नमक अगर 30 ग्राम है, कितने में? 1000 ग्राम में, तो 30% लवणता हो जाएगी। उसको जनरलाइज कर देते, परसेंटेज को यहाँ पे 100% वाला नहीं लिया जाता, 1000 के साथ लिया जाता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर यहाँ पे मान लो 40 ग्राम है तो 40 ग्राम पर 1000 ग्राम। अगर यहाँ पर हम कहते हैं 100 ग्राम नमक है तो हम कहेंगे 100 ग्राम नमक 1000 ग्राम पानी में। अगर मान लो 200 ग्राम नमक है 1000 ग्राम पानी में, तो ये ऐसे ही नापा जाता है। 1000 ग्राम पानी लेंगे, उसमें जितना ग्राम सॉल्ट होगा उसको उस हिसाब से कहेंगे, 1 ग्राम पानी 1 ग्राम नमक 1000 ग्राम पानी, तो 1% उसका हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और ये जो थोड़ा सा ये फैक्चुअल सवाल था, 15 नहीं होता, ये लगभग 35% होता है। कितना परसेंट? 35, मतलब पूरे महासागरों की औसत लवणता 35% के आसपास होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर एवरेज लिया जाए तो 1000 ग्राम पानी अगर आप लेते हो, 1000 ग्राम पानी लेते हो, तो उसमें आपका 35 ग्राम सॉल्ट होगा। कितना ग्राम? 35 ग्राम सॉल्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा फिर बताओ? तो आंसर इज आंसर वह क्या रहेगा? 7th का ए। तो ये 15 ना हो गए, ये ध्यान रखना, आता है एग्जाम में, महासागर की औसत लवणता कितनी है, तो 35 ग्राम है, या 35% होती है। ठीक है, ये आंसर सही है। अगला सवाल, Which one of the following denotes water salinity gradient? ग्रेडियंट मतलब किस दर से कम हो रहा है या चेंज हो रहा है। प्रवणता जिसे हम कहते हैं, जैसे दाब प्रवणता पढ़ा था हमने, वैसी लवणता है। लवणता जब चेंज होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये वाला सवाल है। थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, केमोक्लाइन, तो क्या जैसा होगा इसमें, जरा ठप्पा लग के आगे बताओ। हाँ देखो, यहां पर आपने सही से अकल लगाई है, आपने थर्मोक्लाइन नहीं दिया, ये अच्छी बात है। देखो पहला सवाल ये है ना कि आप सही करते हो कि नहीं करते हो, अलग चीज है। दूसरा ये आता है कि कम से कम गलत तो ना करो आने वाली चीजों को। अब जैसे थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन किससे रिलेटेड है? थर्मल, टेम्परेचर से। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर कम ज्यादा किस रेट से गिरता है उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। तो टेम्परेचर तो पूछ नहीं रहा वो क्या पूछ रहा है? हेलोक्लाइन। तो आंसर क्या है इसका? हेलोक्लाइन होता है ना, हेलोक्लाइन। आंसर इज बी। तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही बात है। और यहां पे लिखा भी हुआ देखो, ये सघन, ये हिंदी में, ये लवण। अच्छा आपने हिंदी में हिंदी में देख के आंसर दिया कि इंग्लिश में देख के, या मैं ही भी होता? हाँ हिंदी में तो साफ साफ समझ में आ जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये ट्रांसलेशन है गूगल का। यूपीएससी वाले आपको इसका हिंदी नहीं देंगे, जब भी एग्जाम में आएगा तो ये ऐसे नहीं आएगा लिखा हुआ, नहीं आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, ऐसे आना चाहिए लिखा हुआ। ऐसे तो फिर सभी भी आ जाएगा नहीं,
क्योंकि ये डेंसिटी कैसे कैसे पानी की चेंज होती है उसको पिक्नोक्लाइन कहते हैं, है ना। ये केमिकली कैसे चेंज होता है उसको केमोक्लाइन कहते हैं। ये टेम्परेचर वाला होता है, ठीक है। लेकिन आंसर आपने अच्छा दिया, अगर आपने यहाँ से भी पढ़ के बताया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने यहाँ पर फुली तरीके से दिमाग का यूज किया है। वेरी गुड, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, तो आंसर ऐसे दिए जाते भाई। देखो एक बात आप बिल्कुल जान लो, बड़ी अलग सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो भी लोग पढ़ते हैं, हाई स्कूल किया, इंटर किया, फिर आगे बढ़ गए, एक होते हैं जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं बड़े बड़े उसमें, एक तो वो होते हैं पढ़े लिखे लोग, एक होते हैं जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, जैसे आप लोग भाग रहे हैं या आम आदमी भाग रहा है। तो जब नौकरी लेनी है, मान लो कोई पीसीएस में निकल गया, यूपीएससी में निकल गया, या कहीं और निकल गया, कितनी नॉलेज होगी उसको। तो यहां पे नॉलेज का काम ही नहीं है। 2 महीने साल पढ़ के, 1.5 साल पढ़ के, 3 साल पढ़ के, थोड़ी सी किताबें पढ़ के हम कह रहे हैं कि हमें नॉलेज आ गई। ये नॉलेज का खेल है, नॉलेज का खेल ही नहीं है ये। नॉलेज तो एक अलग ही लेवल के गेम होता है ना, नॉलेज को थोड़ी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको ऑलराउंडर टाइप का बनना है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज, थोड़ा थोड़ा दिमाग, और एग्जाम निकाल के आगे बढ़ना है। तो नॉलेज वाली क्या बात है इसमें, इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम, मतलब किस लवण का योगदान सर्वाधिक होता है लवणता में। ये तो खैर बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, इसका फटाफट आंसर बताओ। 9th का आंसर कौन सा होगा इसमें, नंबर 9। कौन सा होगा कि जब वो कह रहा है कि कौन से लवण की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होगा। ठीक है, वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड। ये तो खैर सभी को आता ही था, ये NaCl सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ो, सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है, ये भी एक इजी सवाल है। कुछ सवाल इजी भी होने चाहिए कभी कभी, लेकिन अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई ना कोई ठप्पा लगा दो आप। किसमें जैसा लग रहा है आपको कि सर्वाधिक लवणता किस झील में होती है। न्याय जल्दी मिलना भी जरूरी होता है, इसलिए आंसर जल्दी आना भी जरूरी है। फैक्चुअल सवाल है, उसमें कुछ देखना थोड़ी है। मैक्सिमम सैलिनिटी, सर्वाधिक लवणता वाली जगह कौन सी होगी। नहीं, ये आंसर होता है इसका लेक वॉन टर्की। दुनिया में सबसे सर्वाधिक लवणता लेक वॉन में है, लगभग 330%। 330% का मतलब हुआ कि अगर लेक वॉन का आपने 1000 ग्राम पानी ले लिया, अभी बताया था 1000 ग्राम पानी ले लिया, और तो एवरेजन वहां पे 330 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व होगा इस पे। मतलब 1000 ग्राम पानी अगर किसी आदमी ने पी लिया वॉन लेक का, तो 330 ग्राम सॉल्ट उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि उतनी लवणता है उसकी, मैक्सिमम सैलिनिटी। तो जिंदा रहेगा वो, एक पाव से भी ज्यादा सॉल्ट अंदर चला जाएगा, बेहोश हो सकता है, मर सकता है। और जिंदा रह गया तो बाद में पता चल रहा है पूरे खानदान में खतरनाक हो गया, वो कुरकुरा हो सकता है, वो बच्चे भी हल्दीराम फैमिली के नाम से फेमस हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, आप यहाँ का पानी नहीं पीना है। दूसरे नंबर पे है डेड सी। दूसरे पे कौन आएगा, मृत सागर, जो अभी पढ़ा था हमने, डेड सी दूसरे पे। तीसरे नंबर पे है ग्रेट सॉल्ट लेक। तो टॉप 3 है ये। पहले पे है आपका वॉन लेक, दूसरे पे डेड सी, तीसरे पे ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ USA। रेड सी की थोड़ी कम होती है उसके मुकाबले, मतलब। तो टॉप 3 है ये। अब जैसे मैंने कहा कि टॉप 3 है, तो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए ना इसको, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे कौन है। अगर हम खाली बैठे हुए हैं कि चलो देखते हैं कौन पहला दूसरा है, तो फिर आप भूल जाओगे कल इसको, तो वो पढ़ाई फिर बेकार है बिल्कुल। ठीक, तो थोड़ा सा आपका नोट्स भी बनाया करो साइड से, पहले पे दूसरा तीसरा कौन सा है। तो यहाँ का पानी वानी मत पीना आप लोग, ठीक है ना, अनर्थ हो जाएगा। फिर बाद में आपके बच्चे बच्चे भी होंगे तो आप हल्दीराम फैमिली के नाम से नीचे बोर्ड पे लिखोगे हल्दीराम फैमिली, नमकीन फैमिली, तो अनर्थ हो जाएगा। आगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इजी सवाल है, ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये हम इन्वायरमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। विश्व जल, वर्ल्ड वाटर डे कब होगा, किसी को याद है। विश्व जल दिवस याद है तो बता दो फटाफट, नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं है। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, मतलब आंसर देने में देरी ना होनी चाहिए, तब तक मैं बता दूंगा फिर आपको। खतरनाक लोग हो आप लोग, सारे के आंसर सही हैं। नेट पे वो तो नहीं किया, गूगल सर्च तो नहीं मारा ना। अच्छा आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। मार्च 22, 22 मार्च
23 मार्च भगत सिंह, शहीद दिवस मानते हैं ना, उससे एक दिन पहले। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है, जरा पढ़ो इसको, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि लहरें तब बनती हैं जब पवनें समुद्र की सतह से टकराती हैं, when winds escape across the ocean surface। मतलब जो पानी है वो जो हवा है, सॉरी, वो जब समुद्र से टकराता है, ऐसा समुद्र में तेज हवाएं चलती है तो उससे लहरें उत्पन्न होती हैं, ऐसा कह रहे हैं। पवन जितनी तेज चलती है लहर उतनी ही बड़ी हो जाती है। ये एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा होता होगा? गुड, सही है आपका आंसर। 12वां का कौन सा सवाल सही हो सकता है? इसमें कोई भी सही नहीं है क्या? ऐसा कैसे? भावना जो है ना इसमें, वो है लक्ष्मीबाई टाइप से, मजबूत दिल वाली। यस तो यस, नो तो नो, वेरी गुड, ये सही है तरीका। भाई साहब, मिस गीता का भी आंसर है डी, वो भी खूंखार है। विनय जो है वो कह रहा नहीं, बी सही लग रहा है। बी, ए, बी मतलब केवल दो। देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इसको सही मानते हो तो फिर इसको क्यों नहीं सही मानते हो? वो कह रहा है कि जब हवा चलती है, हवा जब टकराती है समुद्र से, तब लहरें बनती हैं, और जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज लहरें बनेंगी। अगर ये सही है तो ये क्यों नहीं सही हो सकता, ये बताओ। और कॉमन सेंस की बात है, आप समुद्र में नहीं गए मान लो, ठीक है, लेकिन जब आप वहां देखते हो ना, तालाब के पास, झील के पास देखते हो, जब तेज हवा चलती है, तो तेज हवा जब चलती है तो पानी में मूवमेंट होता है कि नहीं होता? पानी में मूवमेंट होता है ना, थोड़ी सी लहरें चलने लगती है पानी में भी। और समुद्र है, सी में, उसमें तो बहुत तेज हवाएं चलती है, तूफान चलता है, आपने फिल्मों में भी देखा है। तो फिल्मों में नहीं कहते हैं कि कई बार ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवा चल रही है। तो अभी अगर ये चीज नहीं, लहरों को हवा मूव नहीं करा रही, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर हवा लहरों को मूव नहीं करा रही, पानी को मूव नहीं करा रही, ऊपर का पानी को, तो फिर कौन मूव करा रहा है? क्या वो शेषनाग डोल रहा है? क्या शेषनाग ने पलटी खाई, उससे भूकंप आ जाता है? कई बार सुना होगा आपने, पुराने लोग कहते थे ऐसा। तो क्या यहां पर भी ऐसा हो रहा है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज बी। लॉजिकल सवाल है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जब पहला ठीक है तो दूसरा क्यों नहीं ठीक हो सकता है? इसीलिए मैं कहता हूं गौर से सोचा करो, और यही सवाल, ऐसे ही सवाल आपको बहुत ज्यादा फेवर करेंगे एग्जाम में। मतलब आपका तरीका, जब पहला सही है तो दूसरे के सही होने में क्या दिक्कत है ना? या फिर ये भी सही नहीं होगा, या तो ये भी सही नहीं होगा, या तो डी वाला आंसर ही ठीक था इसमें, या सी ही होना चाहिए था। डी कैसे नहीं होगा? नहीं तो हवा मूव किसको कराएगी? हवा, तूफान जब आता है तो क्या हो जाता है, आप समझ रहे हो ना। आगे बढ़ो, चलिए। निम्नलिखित पर विचार करें, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, पानी के नीचे भूस्खलन, क्या इनमें से कौन कौन सी चीजें सुनामी के लिए जिम्मेदार हैं? सुनामी किस किस वजह से आता है ये बताओ। सुनामी तो जानते हो ना आप, सुनामी का मतलब ऊंची लहरें। 13 सवाल है। सुनामी का मतलब होता है सुनामी, जापानीज वर्ड है ये, हार्बर वेव्स कहते हैं इसको, मतलब समुद्र में उठने वाली विध्वंसक लहरें, बहुत ही खतरनाक, उसको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो सुनामी की वजह क्या क्या हो सकती है? 13 का आंसर है। तो कई लोग डी वाले हैं, कई लोग बी वाले हैं, तो डी आंसर एंड बी आंसर। देखो सुनामी का मतलब, जैसे ये आपका सी है, ओशन है मान लो, ये समुद्र है। अब इसमें जब ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और ये जमीन की ओर नुकसान करती हैं, 20 फीट 30 फीट ऊंची लहरें बहुत तेज स्पीड से, तो उसको सुनामी कहते हैं। सुनामी का मतलब है समुद्र में उठने वाली खतरनाक लहरें। लेकिन ये ज्वार भाटा नहीं है, टाइड्स नहीं है। टाइड्स अलग चीज होती है, वो तो एक पीरियोडिक फिनोमेना होता है, वो चंद्रमा और सूर्य के वो अलग होता है, वो नुकसान नहीं करता है। सुनामी मतलब खतरनाक।
अब सुनामी क्यों आएगा, समुद्र में इतनी खतरनाक लहरें क्यों पैदा होंगी? एक तो भूकंप आने से, मान लो जमीन के समुद्र के नीचे प्लेट्स थी, आपस में टकरा गई, दूर चलेगी, कुछ भी हो गया, कुछ फॉल्ट वॉल्ट बन गया, ऐसे हिल गया, तो पानी ऐसे हिलेगा तो मूवमेंट करेगा। तो एक तो भूकंप की वजह से, सबसे बड़ा कारण क्या है? भूकंप। 2004 में जो हमारे यहाँ सुनामी आई थी, इंडोनेशिया के पास प्लेटों के टकराने से आई थी। ज्वालामुखी फट गया, नीचे से ज्वालामुखी आ गया, तो ज्वालामुखी जब आएगा तो उससे भूकंप भी आ सकता है, मे बी थोड़ा मोटा। और जब नीचे से ऊपर कोई चीजें ऐसे आएंगी, ब्लास्ट होगा, तो पानी को मूव कराएगा, तो उससे भी सुनामी आ सकती है। आपको पानी को हिलाना चाहिए, कैसे हिलाओ, ये दूसरा रीजन भी अच्छा है। तीसरा, लैंडस्लाइड, बिल्कुल सही बात है। अगर जमीन के अंदर है ना, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, मतलब जमीन में कोई आइलैंड है, वो टूट गया, तो वो क्या करेगा, पानी में जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा, तो पानी मूव करेगा। छोटा मोटा रीजन ये भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि दो बड़े रीजन है तीसरा, तो आंसर इज डी। तो आंसर इसका डी होगा, ठीक है। तो डी आंसर, ऑल करेक्ट। तो डी आंसर आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, गुड। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। ये सवाल आपका अच्छा सवाल है, जरा इसमें दिमाग लगाओ। कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, यानी ओशन करंट है ना, जैसे गल्फ स्ट्रीम, उसके चलने में या न चलने में या ज्यादा तेज चलने में कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, ये आपका सवाल। किस किस वजह से वो चलेगा। और आप लोग 10:30 के आसपास ही तैयार रहेंगे हैं, ठीक है। 10:30 मतलब ये क्लास स्टार्ट होने का टाइम। कई बार ना ट्रैफिक रेटिंग में 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाता हूँ, अलग बात है। क्या आंसर आया आपका? अभी किसी ने आंसर दिया और मिटा भी दिया। ओहो, ससुराल में थोड़ी बैठे हो आप लोग कि यहाँ कोई डरने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास को ससुराल नहीं समझना है आपको, बस ससुराल एक ही चीज में समझा करो, सीरियसनेस। अगर आप ज्यादा ही सीरियस हो तो ससुराल में हो, तो आप क्लास में बस। 14वां नंबर का कौन सा आंसर होगा? क्या बात है, अचानक से जो है बी आंसर बहुत ज्यादा आने लग गए भाई। देखो बी आंसर क्या कहना चाह रहा है, 1 2 3 सही है। पहला चीज है रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरा है वायुदाब पेटियां, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, ये मैंने पढ़ाया हुआ था आपको। देखो ये बिल्कुल सही आंसर है, आपने बहुत ही शानदार आंसर दिया आपने, वेरी गुड। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ नहीं होता है, ठीक है, ये आप बधाई के पात्र हैं जो आप कहते हो ना। देखो होता क्या है, पृथ्वी घूमती है ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट घूमती पृथ्वी, तो ऐसे में पृथ्वी के रोटेशन, ये तो रोटेशन है ना, इसको हम बोलते हैं घूर्णन। जब ये ऐसे सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो इसको रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण का प्रभाव नहीं, किसका, रोटेशन का। अर्थ घूमती है ऐसे, तो ऐसे में कुछ झटका पीछे को लगता है, इक्वेटोरियल करंट या वो चलती है, ठीक है, विषुवत-रेखीय जलधाराएं। दूसरा सवाल है एयर प्रेशर एंड विंड्स। देखो हवा तो हमेशा ही क्या करेगी, पानी को मूव करा सकते हैं ना, जैसे ट्रेड विंड्स जलधाराओं को पूरब से पश्चिम की ओर ले जाते हैं, वेस्टर्ली विंड्स पश्चिम से पूरब की ओर ले जाते हैं, मैंने सारा पढ़ाया हुआ था पहले आपको। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी बिल्कुल सही बात है। किसी अगर ज्यादा घनत्व वाला पानी है तो वो नीचे बैठेगा, कम घनत्व वाला पानी ऊपर रहेगा, जलतल। हाई डेंसिटी लो लेवल, लो डेंसिटी हाई लेवल, तो एक जगह लेवल हाई हो गया, एक जगह लो लेवल होगा, और हमेशा पानी हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाएगा, तो पानी इधर से देखो मूव करेगा, वो हमें पता नहीं चलेगा, वो इतना साइलेंटली होगा कि वो पानी में मूवमेंट शुरू हो जाता है और जलधाराएं बन जाती हैं, जैसे अटलांटिक और मेडिटेरियन सी के बीच में बनती हैं। तो ये तीनों ही सवाल आपका बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने तीनों ने, ठीक है। अगला सवाल ये कह रहा है कि जो ओशन है, ओशन करंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन। महासागरीय धाराएं जो होती हैं महासागर में, पानी की धीमी सतह की गति है, जो सतह में धीमी गति से चलती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं। महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से प्रचलित पवनें गति में होती हैं, मतलब जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं वो गति करती हैं, तो उससे बनती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर के विन्यास से प्रभावित होती हैं, मतलब जो महासागर है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कहाँ पर ज़्यादा ढाल, कहाँ पर कम, कहाँ पर कोस्टल एरिया है, उसकी वजह से ये परिवर्तित होती रहती है। कौन कौन से कथन आपके सत्य हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं।
दिमाग लगाओ। 15वां नंबर है, 15 सवाल। ये भी इजी सवाल है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा सोचने का आपको मौका दिया जा रहा है। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपका ठीक होने वाला है? आंसर 15 का सी बी डी, सारे आंसर आपके आ चुके हैं, सी बी डी। और कौन सा होगा? डी मतलब हुआ कि ऑल करेक्ट हैं, और सी का मतलब हुआ कि इसमें क्या गलती है ये बताओ। महासागरी धाराएं, महासागर में पानी की धीमी सतह की गति है। महासागरी जलधाराएं मतलब जो है वो समुद्री सतह में एक धीमी गति से चलने वाली पानी है। इसमें क्या गलत है ये बताओ आप। क्या बहुत तेज चलती हो? जैसे नदियां बहुत ही खूंखार स्पीड से चलती हैं कई बार बरसात में, क्या समुद्र का पानी भी इतनी तेज चलता है कि आराम आराम से चलता है? तो पहला सवाल गलत कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये तो सही होना ही चाहिए ना इसको। दूसरा, ओशन करेंट्स असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस, मतलब अगर कहीं का पानी किसी जगह से दूसरी जगह जा रहा है या आ रहा है तो क्या हीट बैलेंस नहीं होगा? कल भी ये टॉपिक आया था कि हवा है, पानी है, ये पृथ्वी का ऊष्मा जो है, जो हीट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, इक्वेटर से पोल्स की ओर या पोल से इक्वेटर की ओर, जिससे तापमान लगभग समान रहता है। कल तो हमने बहुत सारे सवाल किए थे इसके। जैसे आप कहते हो कि गर्म समुद्री जलधाराएं समुद्री सतह को, पश्चिमी यूरोप के समुद्री सतह को जमने नहीं देती है, वहां का बंदरगाह खुले रहते हैं। तो ये तो सबसे इजी था ये। और दूसरा वाला सवाल, जिसने भी इसमें सी आंसर दिया, जिसने भी सी आंसर दिया अनर्थ हो गया है वो। सी का मतलब दूसरा गलत कैसे हो जाएगा? सबसे इजी आंसर तो, पानी बह रहा है तो पानी क्या मूवमेंट नहीं करेगा, हीट बैलेंस नहीं करेगा वो? तो दो तो आपने गलत देना ही नहीं था। तीसरा सवाल, ओशन करंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरी विद द प्रिवेलिंग विंड्स, मतलब जो पवने हैं उनके द्वारा ही महासागरी धाराएं गति में होती हैं। मतलब कोई हवा है, क्या वो पानी को टच करेगी तो उससे हवा में मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? तीसरा सवाल भी आपने गलत क्यों किया पहले ये बताओ। ये यहां पर हम क्या कह रहे हैं? यहां पर हम कह रहे हैं कि समुद्री जलधाराओं को कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करती हैं। आप यहां पर कह रहे हो कि एयर प्रेशर एंड विंड्स करती हैं। यहां पर आपने कहा एयर प्रेशर और विंड करती हैं, अगले सवाल में आप कह रहे हो कि नहीं करती हैं। क्या है ये? अभी मैंने कहा था आपसे पछुआ पवने पश्चिम से पूरब की ओर, और व्यापारिक पवने जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं, स्थायी पवने पूरब से पश्चिम की ओर ले जाती है। फिर आपने गलत कर दिया, ब्लंडर मिस्टेक है। इन दो सवाल को कैसे गलत कर सकते हो आप, जबकि दोनों सही हैं। और तीसरा सवाल है, महासागरी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी महासागरी विन्यास से, उससे प्रभावित होती हैं। चौथा भी सही है। कैसे? जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, कोई महासागरी जलधारा ऐसे इधर की ओर जा रही तो तट से टकराएगी, पानी इधर को जा रहा है तट से टकराएगा तो दो भागों में बढ़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा उधर मुड़ जाएगा। तो महासागर में जलधाराएं बह रही हैं, तो क्या महासागरी जो तटीय स्थलाकृतियां हैं या कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप, महासागरी मध्य, महाद्वीपीय मंग्न तट, मंग्न ढाल, क्या उनसे प्रभावित नहीं होगा? चारों सही हैं। बताओ, आंसर इज डी। बात समझ आई? तो ठीक है, तो दिमाग लगाओ। दिमाग लगाना बड़ा जरूरी है। देखो ध्यान दो, जैसे एक भाई कह रहा ना, ये विनय कह रहा है कि हमको पता नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है विनय, तुम ध्यान दो, तुमको पता था ऐसा नहीं है, लेकिन आपने दिमाग वहां पे यूज नहीं किया। कभी भी देखो ऐसा नहीं होता। अभी जैसे पहला वाला सवाल तो हमने सही किया था, दूसरे वाले में गलत कैसे कर दिया? तो हमने दिमाग को यूज नहीं किया, एनालिसिस किया करो। मैंने फिर भी से कह रहा हूं मैं आपको, हर चीज आपको ये नहीं पता होती है, लेकिन हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। जैसे इससे पहले वाला सवाल नहीं था, ये वाला सवाल, ये जितनी पवन तेज चलती है वाला, इसमें क्या था? अगर आप पहला सही करो तो दूसरा भी सही करना पड़ेगा, दूसरा सही करो तो पहला भी सही करना पड़ेगा। तो वही चीजें हैं इसमें भी। जब आपने जैसे इसको सही कर दिया कि हवा, मैंने कहा ना आपसे कि मैंने क्या बोला था, हवा जब चलती है तो वो पानी को मूव कराती, तो हवाओं से एक तो प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो तीसरा अपने आप ही सही हो गया। दिमाग लगाओ। मैं फिर से क्या कह रहा हूं, हीट बैलेंस करती है, तो हमने कई बार पढ़ा हुआ था। तो हमारे पास देखो ये है, ये हमारा माइंड है। अब इसमें बहुत सारी कैपेसिटी है हमारे अंदर।
हमारे अंदर बहुत सारी क्या है, क्षमताएं हैं, लेकिन उन कैपेसिटी का यूज हम कैसे करेंगे, जब हम इसको छेड़ेंगे। तो गली मोहल्ले में छेड़ना वेड़ना नहीं है किसी को, गलत बात होती है, लेकिन दिमाग को छेड़ा करो। तो जितना इसको आप छेड़ोगे उतना ज्यादा ये क्या बनेगा, प्रोडक्टिव बनेगा, एफिशिएंसी लाएगा। तो मेरा काम है दिमाग में क्या करना, आपके खुजली करना, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप दिमागी रूप से क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, मतलब डिस्टर्ब मतलब अच्छी चीजों के लिए डिस्टर्ब, आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, आप दिमाग को ज्यादा यूज करोगे। नींद आने से पहले आपको आधा घंटा 1 घंटा हलचल मचेगी कि क्या पढ़ा मैंने, कैसे पढ़ा, तो समझ लो आप सही जगह जा रहे हो। नेक्स्ट सवाल, हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। ये सवाल भी आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी चाहो तो कोई बात नहीं, मैंने बताया भी था शायद। ये कह रहा है हिंद महासागर है, तो ये कह रहा है कि हिंद महासागर में कई बार जलधाराएं ऐसे चलती हैं और कुछ समय के बाद वो ऐसे हो जाती हैं, मतलब उनकी दिशा में चेंज होता है, रेगुलर चेंज होता है। तो उसके पीछे कौन सा कारक उत्तरदायी है, बताओ। मैंने आपको क्वेश्चन भी समझा दिया, तो कौन सा कारक सही होगा। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, ऐसा है क्या। हिंद महासागर में मानसून बहाव है, मानसून की वजह से ऐसा होता है। हिंद महासागर एक भूमि बंद महासागर है, मतलब लैंड लॉक्ड है। और तीसरा, यहाँ की लवणता में अत्यधिक विभिन्नता है। तो कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए, दिमाग लगाओ। अब सही आंसर आया ना, तो खोपड़ी को घुमाने से होता है वो, ऐसा नहीं कि आपको सारे सवाल पके पकाए मिलेंगे। खोपड़ी घुमाने का मतलब क्या है, हाफ एन ओशन क्या होता है, आधा महासागर क्या होता है। तीसरा, लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड थोड़ा बहुत है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बढ़िया हो सकता है। लवणता की वजह से कौन सा जलधाराएं तितर बितर हो जाएंगी। अब लेकिन आपने क्या देखा, मानसून, तो मानसून क्या है, मानसून एक ऐसी हवा है जहां पर एक पूर्ण परावर्तन होता है साल में, ठीक है। जैसे आपको पता है ना मानसून क्या होता है, मानसून मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो ये अभी जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो हवा की डायरेक्शन ये होती है, लेकिन जब यही मानसून लौटता है सितंबर आखिरी वीक और अक्टूबर में जब लौटता है तो रिट्रीटिंग मानसून कुछ ऐसे लौटता है। तो जब हवा ऐसे जा रही है तो ओशन करंट की डायरेक्शन भी ऐसे होगी, लेकिन जब हवा रिट्रीट कर रही है, मानसूनी विंड है, ऐसे जा रही है, तो क्या हवा के साथ साथ पानी की स्पीड भी इधर को डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना। तो हवा चेंज तो पानी चेंज। तो एक बात पूरी प्रूफ हो गई, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, बी वाला प्रूफ हो चुकी है कि हवा का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, पानी को मूव कराने में। अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, तो क्या आप 60 साल बाद 50 साल बाद अपने जो नाती पोते होंगे, क्या उनको नहीं बता सकते कि भूल जाओगे तब तक। अगर कंसेप्ट सही से पढ़ा है तो आप बता दोगे, और नहीं भी पढ़ा है, अगर आप आम आदमी हो तब भी आप दिमाग लगाओगे तो कहोगे यार हाँ ये ठीक है, ऐसा तो होता ही है। तो हर चीज पढ़ने वाली नहीं होती है, कुछ लोग समझने वाली भी होती है। गुड, अच्छा आंसर दिया आपने। 17वां सवाल, ओशन करंट्स अफेक्ट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी बाय मिक्सिंग सी वाटर्स। ये भी बिल्कुल लॉजिकल सवाल है, बताओ। महासागरीय धाराएं समुद्री जल को मिलाकर लवणता के स्थानिक वितरण को प्रभावित करती हैं, क्या ये बात सही है। महासागरीय धाराएं समुद्री जल को मिलाकर लवणता के स्थानिक वितरण को प्रभावित करती है। दूसरा है, समुद्र की धाराओं का सीमांत, सीमांत मतलब बिल्कुल मार्जिन, समुद्रों में लवणता पर कम से कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन वे समुद्रों में संलग्न होते हैं। बताओ तो फिर कौन सा आंसर इसमें सही है। ये थोड़ा सा हटके सवाल है, लेकिन फिर भी आपको एक आध ऑप्शन इसमें आना चाहिए। 17 का, अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये भी एक थोड़ा सा सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ना, उसमें थोड़ा सा इसकी बातों में कुछ अलग सा है। फिर भी आप अपने मन से कुछ आज का आंसर दे सकते हो, तो बताओ क्या आंसर होगा। देखो पहला वाला सवाल क्या है, महासागरीय धाराएं समुद्री जल को मिलाकर लवणता के स्थानिक वितरण को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करेंगी भाई। समुद्र में पानी चल रहा है, महासागरीय धाराएं मतलब जैसे नदियां बहती हैं जमीन पे, वैसे ही कम स्पीड से किसी खास डायरेक्शन में पानी का बहना समुद्री सतह पर, उसको हम महासागरीय जलधाराएं कहते हैं, ठीक है। अब कहीं पर लवणता ज्यादा है, कहीं पर लवणता कम है, या कहीं का पानी कहीं की ओर मूव कर रहा है, तो उससे लवणता में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी समुद्री जलधाराएं लवणता को चेंज कर सकती हैं, करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
जैसे गल्फ स्ट्रीम यूरोप के आसपास जो पश्चिमी यूरोप है वहां के तट की लवणता को बढ़ा देती है। ये पहला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब वो दूसरा कह रहा है कि उससे ओशन करंट्स हैव लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑन सैलिनिटी इन द मार्जिनल सीज बट दोज इनक्लोज्ड सीज। मतलब ये कह रहा है कि समुद्री की धाराओं का सीमांत समुद्र में लवणता पर कम से कम पड़ता है। अब ये हिंदी में कुछ अलग लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखो, हैव लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑन सैलिनिटी इन द मार्जिनल सीज बट दोज इनक्लोज्ड सीज। मतलब ये है इसका, ये कह रहा है कि जो बंद सागर होते हैं या जो सीमांत सागर होते हैं, जो अंदर होते हैं, जैसे रेड सी को ले लो आप, रेड सी थोड़ा सा अंदर है। मतलब एक होता, देखो एक होता खुला सागर, जैसे अरब सागर है, इसको ऐसे समझो आप, ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल है। तो अरेबियन सी कैसा सी है? ये ओपन सी है। ओपन सी मतलब आप जब डायग्राम में देखोगे, मैप में या गूगल में, इसमें देखोगे आप, तो ये क्या है? ये पूरा खुला हुआ है। तो विश्व रेखा में बारिश ज्यादा होगी कम होगी तो पानी इधर इधर सब जगह जाएगा, तो ओपन सी है, खुला सागर है। लेकिन मार्जिनल सी का मतलब जो अंदर होते हैं, जो जमीन से ज्यादा घिरे होते हैं, उनको मार्जिनल सी कहते हैं, सीमांत सागर। ठीक, तो वहां पर इनका प्रभाव, समुद्री जलधाराओं का प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। क्या ये बात सही है? आप अंदाजा लगाओ, जो खुला सागर होगा उनमें इनका प्रभाव ज्यादा होगा, और जहां पर मार्जिनल सीज हैं या जो अंदर हैं, जो कम खुले हुए हैं, वहां पर इनका प्रभाव कम होगा। क्या ये बात सही नहीं है? हाँ, बंद सागर की लवणता देखो, अगर मिक्सिंग नहीं हो, वो क्या कह रहा है देखो, हाँ आपका आंसर सही है, विनय ने सही आंसर पूछा है। जब कोई सागर की लवणता किसी दूसरे तरीके से ज्यादा है लेकिन वो बंद है, उसकी मिक्सिंग नहीं हो पा रही, तो वहां की लवणता क्या हो जाएगी? ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सी है, खुला सागर है, जैसे अरब सागर है, वो ओपन सी है, तो वहां पर पानी इधर से जाएगा उधर से जाएगा, कम से लवणता, मतलब ज्यादा लवणता का कम में मिक्स हो जाएगा, कम में ज्यादा में मिक्स हो जाएगा, तो लवणता की एवरेज रहेगी। लेकिन जैसे लाल सागर है, रेड सी है, उसकी लवणता अरेबियन सी से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रेड सी थोड़ा सा अंदर है, क्लोज सी है, अंदर है, लेस ओपन है, कम खुला हुआ है, तो वहां लवणता ज्यादा है, क्योंकि अगल बगल उसके वाष्पीकरण ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, बगल में डेजर्ट्स हैं, तो वो मिक्स नहीं हो पाता किसके साथ? अरेबियन सी के साथ या बाकी ओशन से, इसलिए वहां की लवणता ज्यादा होगी। लेकिन वो पूछ रहा है समुद्री जलधाराएं कहां कहां ज्यादा इफेक्ट डालेंगी, है ना? तो बहुत ही जो बंद होगा वहां पे इफेक्ट थोड़ा सा कम डालेंगे। अगला सवाल, हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ। हिंद महासागर की विशेषता वर्तमान परिसंचरण अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के समान होता है। क्या सही बात है? मतलब हिंद महासागर जो है उसमें जलधाराओं का जो तरीका है वो प्रशांत और अटलांटिक महासागर के समान होता है। सही बात है। दूसरा है, हिंद महासागर के उत्तरी मौसम में सर्दी और गर्मी के बीच धाराओं का स्पष्ट उल्लेख होता है। मतलब उत्तरी हिंद महासागर में सीजन जब चेंज होता है, गर्मी और ठंडे का, तो महासागरीय जलधाराओं में भी परिवर्तन होता है। इनमें जरा गौर से देखो, इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा आपको। मतलब एक सीजनल चेंज होता है उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं में। क्या ये बात सही है? दूसरा, वो कह रहा है कि जैसा हिंद महासागर में जलधाराओं का क्रम है वैसा ही अटलांटिक और पैसिफिक में भी होता है। क्या ये बात सही है? 18वां नंबर है आपके पास, 18th क्वेश्चन। कौन कौन सा कथन सही है? इसको जरा ध्यान से आप आंसर दो इसका। ये सवाल ज्यादातर आंसर सी आ रहे हैं, एक भाई का बी भी आंसर आ रहा है। बताओ बताओ, और भी आंसर होंगे ना, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर दो। क्या अटलांटिक महासागर में और प्रशांत महासागर में वैसा ही करंट का सर्कुलेशन होता है जैसे इंडियन ओशन में होता है? पहला सवाल। दूसरा है कि उत्तरी हिंद महासागर में जाड़े और गर्मी में के मौसम में महासागरीय जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। ये स्टेटमेंट है। अच्छा सवाल है। अब आज महानुभाव आए हैं ए वाले भी, ओनली वन इज करेक्ट। अच्छा चलो छोड़ो, अब बाकी लोग बेहोश हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं दे पा रहे आंसर। जिसने भी इसमें आंसर सी लगाया है, जिसने भी इसमें आंसर सी लगाया है, वो आज खाना तो क्या पानी भी ना पिए। समझ रहे हो आप? यही आपकी सजा है। इसका सी आंसर कैसे हो जाएगा?
ये आंसर कैसे हो जाएगा इसका, ये बताओ आप। मतलब यहां पर आप कह रहे हो कि जैसा हिंद महासागर में होता है वैसा ही अटलांटिक में भी होता है, पैसिफिक में भी होता है। मान लो आपने उसको सही मान लिया, चलो ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि इसमें रिवर्सिबल चेंज होता है। मतलब अभी कहा था मैंने, जब मानसून आता है तो हवा ऐसे चलती तो जलधारा भी ऐसे चलती है, और जब ठंडा होता है तो हवा जब लैंड टू सी चलती है, रिट्रेटिंग मानसून, तो जलधारा भी ऐसी चलती है। तो इस टाइप का परिवर्तन होता है किसमें, इंडियन ओशन में, उत्तरी हिंद महासागर में। क्या ऐसा ही परिवर्तन पूरे अटलांटिक महासागर में होता है, क्या प्रशांत महासागर में होता है? एक तो ये। दूसरा सवाल, अभी आपने क्या पढ़ा था, ये हिंद महासागर में जो जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है? तो आपने कहा था मानसून की वजह से होता है। मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने कहा भी था आपने कि बहुत अच्छा आंसर दिया था ना। अब 5 मिनट के बाद आप ऐसा आंसर दे देते हो, इंसान बेहोश हो जाए, छत से कूद जाएगा वो। जब ये सही है तो ये कैसे सही होगा, जब ये है तो वो कैसे सही होगा, ये बताओ। अटलांटिक, जब वो आपने पहला सवाल किया था कि उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराओं में चेंज कैसे आता है, आपने कहा मानसून की वजह से आता है, 2 सवाल। अब वो कह रहा है कि जैसा हिंद महासागर में आता है वैसी और भी जगह आता है। ऐसा कहां सुना आपने? तो पहला स्टेटमेंट जो है वो कैसे सही हो जाएगा, ये बताओ आप पहले तो मुझे। पहला स्टेटमेंट कैसे सही होगा, और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है ही। रिवर्सिबल चेंज होता है जाने में, तो बी वाला आंसर सही है। अब एक महानुभाव ने ए बी आंसर दिया है। अब जो ए वाले जिन्होंने आंसर दिया वो सी वाले ज्यादा गुनाहगार कौन है, कमेंट करके बताओ मुझे। ए वाला ज्यादा गुनाहगार है कि सी वाला? इस पे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे खुद को कि ए वाला ज्यादा खाना खाएगा या बेकार खाएगा कि कैसा खाएगा, क्या सजा किसको ज्यादा मिलनी चाहिए, ए वाले को कि सी वाले को? बी वाला आंसर परफेक्ट है, वेरी गुड, जिसने भी बी दिया। ए वाला ज्यादा खतरनाक है कि सी वाला? कौन ज्यादा खतरनाक है? अनर्थ तो रोज ही हो रहा है ये। वहां जब नरक में जो क्या कहते हैं, स्वर्ग में जगह मिलेगी ना वहां पे, तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा क्या लगाओ, दिमाग लगाओ, यूज माइंड। एक ही सवाल आप दो दो बार गलत कैसे कर सकते? और ये बहुत ही अच्छा सवाल है यूपीएससी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपका खैर वो वाला सवाल हो गया, ओशन करंट से रिलेटेड है। अब ये सवाल अगर आपको नहीं भी आता है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन लॉजिकल तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। लॉजिकल तरीके से कैसे? वो कह रहा है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर का एक पूर्ण चक्र, पूर्ण चक्र का मतलब एक जलधारा ऐसे चलती है, दूसरी ऐसी चलती है, तीसरी ऐसी चलती है, या ऐसे एक चक्र बन गया है। तो ये एक जायर बोलते हैं वैसे इसको, है ना। ये एक चक्र कौन पूरा करता है, मतलब कौन इसमें पूरा नहीं करता दक्षिणी अटलांटिक महासागर में? जरा दिमाग लगा के बताओ कौन सा होना चाहिए इसका 19th का। देखो सिंपल सा है, अगर आप अटलांटिक महासागर को देखोगे ना, दक्षिणी अटलांटिक, बेंगुला जलधारा चलती है वहां पे, ठंडी जलधारा है। ब्राजील जलधारा भी चलती है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कह देते हैं उसको, जो पछुआ पवनों के वेस्टर्ली विंड के द्वारा साउथ में चलती है ऐसे। कैनारी करंट जो है ये नॉर्थ अटलांटिक में चलती है। कहां पे चलती है? नॉर्थ अटलांटिक में चलती है। तो आंसर इज सी। कौन सा उसका पार्ट नहीं है कह रहा ना वो, तो आंसर क्या होगा इसका? सी वाला। जलधाराओं के मैप को आप देखो, जलधाराएं मैंने आपको पढ़ा भी रखी पहले। जैसे अटलांटिक ओशन है, यहां पर बेंगुला जलधारा चलती है, ये ब्राजील करंट है, और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यहां आ जाएगा। तो ये ऐसे ही वाला, इसमें कौन सा शामिल नहीं है कह रहा ना वो, तो इसका मतलब है कैनारी करंट नहीं है। कैनारी नॉर्थ अटलांटिक में चलती है, कहां पे? सहारा के वेस्ट में कैनारी ये है। तो कैनारी यहां है, बाकी तीनों साउथ अटलांटिक में। तो सवाल पूछने का तरीका काफी कुछ चेंज हो सकता है। तो आंसर इज सी। लास्ट सवाल आज का ये है, वाष्पीकरण की दर और लवणता के बीच सीधा सकारात्मक संबंध होता है। बिल्कुल आप इसको कर सकते हो। कह रहा है कि टेम्परेट ओशंस में लवणता सबसे ज्यादा होती है। टेम्परेट ओशंस मतलब ठंडा गर्म जहां है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी और व्यापारिक पवन क्षेत्र वाष्पीकरण की तीव्र दर दर्ज कराते हैं। मतलब यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, ये कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए। और व्यापारिक पवन का जो पेटियां हैं वहां पर उच्च वाष्पीकरण होता है। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा?
बताओ 20वां सवाल, इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक हमारा क्रांतिकारी लड़का कह रहा है कि ये आंसर सही है, नहीं सॉरी, क्या है, सही है, ओनली टू, मतलब ये गलत है। अरे बी आंसर कैसे हो सकता है इसका सही, बताओ, तुक्का भी कम कम लगाओ भाई। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? एवोपोरेशन ज्यादा होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगी। तो एवोपोरेशन और सैलिनिटी में क्या है, संबंध है ना सीधा सीधा। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा, टेम्परेट ओशंस हैव हाईएस्ट सैलिनिटी, मतलब टेम्परेट में, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण में कैसे हो जाएगा, जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां लवणता, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, लवणता ज्यादा होगी। तो ये आंसर सही नहीं है, ट्रॉपिकल में ज्यादा होती है ना, उष्णकटिबंध। तो दूसरा गलत है इसमें। और ये बात बिल्कुल सही बात है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में, मैंने कहा था हाई प्रेशर मतलब हवा जहां ज्यादा नीचे बैठती है, बादल कम बनते हैं, तापमान ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो लवणता भी ज्यादा होगी। ठीक है। और ये व्यापारिक पवनों की पेटी कौन सी होती है? व्यापारिक पवन की पेटी अपना ये वाली, जो ट्रॉपिकल जोन है, उष्णकटिबंध है जो, यही तो है ना। तो इस पेटी में लवणता आपको ज्यादा मिलेगी, लगभग 20, 25, 30, 35 डिग्री के आसपास, जहां पर आपको व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 इज करेक्ट। तो ठीक है, सी होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा आंसर लगाया आप लोगों ने। हाँ, तो ज्यादातर सब आंसर ठीक है, कभी कभी हो जाती मानवीय भूल है, उसको कंट्रोल करना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज का जो परफॉर्मेंस था आप लोगों का, मतलब एक एवरेज मैं देता हूं, ठीक था, वो गलत नहीं था। कल बहुत खतरनाक था, कल या परसों, जिस दिन आप सब बेहोश हुए थे। तो इसका आप होमवर्क क्या है आपके पास? आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं अभी, और जो गूगल सर्च करने को मैंने बोला था, वो पढ़ लेना आप लोग एक बार बढ़िया से। और हाइड्रोस्फीयर हम पढ़ रहे हैं, तो वहां भी आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो अपने हिसाब से, PIQs कर सकते हो, दूसरा तीसरा। तो कम से कम जो मैं पढ़ाता हूँ उसका आधा ही घंटा घर में जाके आप अपनी बुक से, नोट से जरूर पढ़ा करो उसको, तब जाके उसमें फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर हम पढ़ेंगे भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल 10:30। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।